गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, कल हमने निर्धनता एक चुनौती है उसके बारे में पढ़ा था। उसका हमने तीसरे पार्ट का अध्ययन किया। आज हम उसी के फोर्थ पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था निर्धनता क्या है। निर्धनता हमारे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर क्यों उभरी है, यानी ये कह सकते हैं विश्व के लिए भी चुनौती क्यों है, और इसके सरकारी आयाम के द्वारा या सरकारी जो चुनौती है वो किस प्रकार से इसको मात दे सकती है, और हमारा क्या कर्तव्य है निर्धनता को दूर करने के लिए। इस संबंधित पढ़ा था, लेकिन आज हम निर्धनता के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में आज निर्धनता के कारण क्या है और विश्व में इस निर्धनता के कारण क्या है, इससे संबंधित अध्ययन करते हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। जब ब्रिटिश शासक थे तो यहाँ औपनिवेश के द्वारा यहाँ प्रशासन का कार्य चलाते थे। वहाँ उस दौरान के आर्थिक विकास का जो स्तर था बहुत ही निम्न था। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। यहाँ भारत के अंदर किसी प्रकार की जो हस्तशिल्प कला थी उसको नष्ट कर दिया, और विदेशी तकनीकी से जो वस्त्र आदि बनकर आते थे उससे इस भारत देश में इसका व्यापार करते थे। तो उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। विकास की जो धीमी दर है 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर है वो घटते गए, आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या बढ़ती गई लेकिन आय हमेशा गिरती गई। इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया, यानी इन दोनों में आय और जनसंख्या दोनों में देखा जाए तो समृद्धि दर बहुत ही कम कर दी थी। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बनता रहा। देखो, आर्थिक जो प्रगति है उसको बढ़ावा नहीं मिला, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इस कारण से दोनों मोर्चों पर असफलता रही, और असफलता के कारण से सबसे बड़ी चीज़ क्या उभर कर आई? निर्धनता का चक्र बनकर आए। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में कृषि क्षेत्र के रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। सिंचाई के क्षेत्र और हरित क्रांति का जो प्रसार हुआ था उसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिले थे, तैयार हुए थे, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित था। इसका प्रभाव देखा जाए तो भारत के कुछ ही भागों में सीमित था। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में दोनों में उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। हर एक व्यक्ति है वो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था जहाँ उसकी रुचि नहीं है, तो हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार तलाशना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शहरों के उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अब धीरे धीरे के लोग कुछ या नौकरी पाने के असफल लोग थे वो रिक्शा चलाने लगे, कोई विक्रेता बन गए थे, ठीक है, कोई घर निर्माण करने लगे थे, कोई घरेलू कार्य में लगे थे। इस प्रकार से कि अपना अपना काम है वो चलाने लगे। ये अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे के मकानों में नहीं रह सकते थे। इनकी क्या है, आय कम थी, जिस कारण से महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों के बाहर झुकी झोंपड़ियां रहने लगे। निर्धनता की समस्या मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी और नगरीय क्षेत्र में भी एक विशेषता बन गई थी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता। लोगों की आय समानता न करने से ये सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई थी। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का समान वितरण, यानी भूमि और अन्य संसाधन है उसका समान वितरण नहीं था। भारत के सामने के अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी भी सार्थक ढंग से इस मुद्दे पर निपट नहीं सके, यानी इस मुद्दे को ख़त्म नहीं कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया। कुछ राज्य सरकार है उदासीनता के कारण से वो प्रभावी ढंग से क्रियान्वित भी नहीं है उसका,
चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी की निर्धनता के प्रमुख कारण मानी गई थी और इस नीति का उचित क्रियान्वयन में करोड़ों ग्रामीण निर्धनों को जीवन सुधार में नहीं लगा सका था। सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के उत्तरदायी भी है। अति निर्धनों सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते थे। किसमें? कि अति निर्धनता होने के बावजूद भी भारत के लोग धार्मिक अनुष्ठान में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करते थे। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती थी, लेकिन धनराशि अधिक न होने पर वो साहूकार से धन उधार लेते थे। चूंकि निर्धन कठिनाई से होते बचत कर पाते थे, इसके लिए कर्ज लेते। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने के असमर्थता कारण ऋणग्रस्त हो जाते थे। ठीक है, और ऋणग्रस्त होने के कारण से वो उसका परिणाम है दोनों तरफ से उसे भुगतान भी करना पड़ता था और साथ में उसको ब्याज भी देना पड़ता था। अब है निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता को कैसे रोका जा सकता है, इसका कोई उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है और सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति है मोटे तौर से दो कारकों में विभाजित कर सकते हैं। दो कारकों पे से रोका जा सकता है: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करके और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यों पर निर्भर करके। सबसे पहले आर्थिक वृद्धि करके, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी, यानी एक निर्धनता को एक लक्ष्य मान करके उसको रोका जा सकता है। 19 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। देखो 19 के दशक में यानी 1980 के दशक में आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। न तो आय में वृद्धि हुई है न निर्धनता में कमी आई है। इसका मतलब वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकाधिक निर्धनता अनुपात 45% का था और 1980 के दशक आरंभ में वही बना रहा। 1950 से लेकर 1980 के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि परिवर्तन हुआ तो नामात्र का हुआ। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% करीब पहुंच गई थी। विकास की उच्च दर में निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, विकास के उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। देखो, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। यदि आर्थिक समृद्धि होगी तो निर्धनता दूर होगी, यदि आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो निर्धनता कभी दूर नहीं हो सकती। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। देखो, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने में आशा के लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखो, यह शिक्षा में निवेश से अधिक शिक्षा में तो निवेश करते हैं, उससे अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा के लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि सब पढ़ लिख कर कामयाब हो। जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो किसी भी मुसीबत का हम सामना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञान यानी शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा की आवश्यकता होगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम निर्धनता या किसी प्रकार की अन्य मुसीबत से घिरे रहेंगे। मतलब एक दिन हम अपनी तकनीकी से या शिक्षा के बल पर उससे बाहर निकल आएंगे। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। देखिए, सृजित अवसर है उससे निर्धन लोग होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं कमा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम हो रही है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है। निर्धन लोग होते हैं उसका सबसे बड़ा भाग होता है
वो गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित रहता है, खेती करता है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाए गए। निर्धनता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कुछ योजना बना रखी है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है और एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी 220 रुपये मनरेगा तहत मिलती है। इसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई व मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ 4 करोड़ 78 लाख परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस स्कीम के तहत कितने 4 करोड़ 78 लाख परिवार को यानी अंतर्गत परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। कहने का मतलब इसमें भी जो प्रतिशतता है उसको भी निर्धारित किया गया है। औसतन रोजगार 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये 2013-14 में कर दिया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसकी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। अब देखियो कि 2006-07 के अंदर 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये पर डे की जो मजदूरी है वो निर्धारित की गई थी। आज कितनी है? आज मनरेगा के अंदर एक अकुशल जो मजदूर रहता है उसकी 220 रुपये निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था पूरे भारत देश में। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और वो अकुशल शारीरिक काम करने में इच्छुक है। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया जाता है, यानी केंद्र सरकार दायित्वदारी होता है और वित्तीय पोष कार्यक्रम के तहत इसको कहीं भी कोई कार्य करवा सकते हैं। और राज्यों को खाद्य निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा सके, यानी राज्य के जो लोग हैं और उन खाद्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया। एक बार पुनः IEGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान करती है। देखिए मूल सुविधाएं उसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केंद्र सरकार भी सहायता प्रदान करती है। और एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक, लेकिन थोड़ी बहुत बता देता हूँ। इसके अंदर अंत्योदय अन्न योजना जो लागू की है वो गरीबों के लिए की गई है, गरीबों के लिए की गई है। अभी एक रसोई योजना लागू की है। रसोई योजना इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते उनके लिए योजना लागू की थी। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए और उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी है। इन कार्यक्रमों में मिलते जुलते परिणाम मिलते हैं और इसमें प्रभावी सबसे बड़ा क्या है, उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है, विस्तृत भी है। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं का लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा। देखिए अच्छी नीयत के बावजूद भी इन योजनाओं का लाभ है वो निर्धन लोगों को या पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया था। कहने का मतलब है कि जो निरीक्षण है उसका विस्तार पूर्वक एक क्षेत्र मान करके और उस पर अत्यधिक बल दिया गया था। अब भावी चुनौतियां क्या है? भारत में निर्धनता में अनिश्चित रूप से गिरावट आई है। भारत में निर्धनता में क्या है? अनिश्चित रूप से गिरावट है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। देखो, निर्धनता में गिरावट आ रही है, इसके बावजूद भी क्या निर्धनता उन्मूलन में भारत के लिए सबसे बाध्यकारी चुनौती है। यानी इस उन्मूलन क्या है? उन्मूलन में निर्धनता को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निर्धनता की व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित महसूस करता है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। आशा करते हैं निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्ष में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है और जनसंख्या विकास में गिरावट, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सका है। कहने का मतलब है कि सर्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया है, जनसंख्या विकास में गिरावट आई है, महिला और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किसी न किसी प्रकार सहायता देकर के सशक्तिकरण के कारण भी किया गया है। लोगों के लिए निर्धनता की अधिकाधिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। देखो, लोगों की निर्धनता अधिकाधिक है, उसकी परिभाषा देखें तो केवल सीमित भाग पर लागू होती है। किस पर? सीमित भाग पर लागू होती है और यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन भी किया है और मानव निर्धनता तक ला भी दिया है। यानी अवधारणा को मानव निर्धनता तक ले आए थे। हो सकता है कि बड़ी संख्या के लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उसके पास शिक्षा है, क्या घर है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रोजगार की सुरक्षा है, आत्मविश्वास है उनको? यदि ये सब कुछ है, कहने का मतलब उनके पास में आत्मविश्वास है, उनके पास में सुरक्षा है, ठीक है। क्या वे जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा उनके सामने खड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा उसे मिल रही है उस या नहीं, उसका घर है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। ये निर्धनता विशेष है, वो अपने आप ही सामने हमारे एक तस्वीर बनकर आ जाती है। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। यानी जैसी उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसे आय उपलब्ध करवा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता तथा निर्धनता का सम्मान जैसे बड़ी चुनौतियों से हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम करेंगे। यानी लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य पूरा होगा। ये गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये निर्धनता एक चुनौती अध्याय है वो समाप्त हुआ और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो विस्तार पूर्वक करेंगे और विद्यार्थियों से एक विशेष सलाह है कि जब भी लेसन पढ़ते हो या इस वीडियो को समझते हो या सुनते हो, उस दौरान एक एक वर्डिंग पर विशेष तौर से ध्यान दें। वर्डिंग उस पर विशेष ध्यान दें। तो धन्यवाद आज के लिए। कल हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे।